हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है। आज मैं आपको हरियाणा में समग्र शिक्षा अभियान ने जो उड़ान योजना शुरू की है उसके बारे में आपको बताऊंगी। इस वीडियो के तहत मैं आपको बताऊंगी कि यह योजना क्या है, इसको क्यों शुरू किया गया है, इसमें कक्षाएं कौन कौन सी होंगी और विषय कौन कौन से शामिल होंगे और ये योजना कब तक चलेगी। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये उड़ान योजना है क्या। कोरोना महामारी की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई में अनेक बाधाएं आई, जिसके कारण उनकी पढ़ाई का स्तर गिर गया। अब पढ़ाई के स्तर को बेहतर करने के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग प्रयासरत है। इन प्रयासों के तहत समग्र शिक्षा अभियान ने उड़ान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कक्षा चौथी से 8वीं तक के छात्रों को गर्मी की छुट्टियों से पहले 90 घंटे तक पढ़ाया जाएगा और 90 घंटे गर्मी की छुट्टियों के बाद। इसमें विषय कौन कौन से शामिल होंगे? इस योजना में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, इन विषयों की 1 घंटे तक वर्कबुक करवाई जाएगी। यह अभियान छुट्टियों के बाद भी जारी रहेगा और इसमें इन विषयों के अलावा यानी हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और गणित के अलावा सामाजिक अध्ययन विषय को भी शामिल कर लिया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य यही है कि जो बच्चे कोरोना महामारी की वजह से नहीं पढ़ पाए और उनकी पढ़ाई का स्तर गिर गया, उनके पढ़ाई के स्तर को और बेहतर करना। इस योजना के तहत मैं आपको कक्षा 6ठी से 8वीं तक की हिंदी विषय की जो विभिन्न गतिविधियां दी गई हैं, उनकी वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगी। उम्मीद करती हूं कि आप इसका लाभ उठाएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो के तहत 8वीं कक्षा की हिंदी के पाठ 2 जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ और ये एक कहानी है। इस वीडियो के तहत हम इस कहानी की उड़ान और संज्ञा शब्द छांटकर लिखें। यानी यहाँ नीचे शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमें संज्ञा शब्द छांटनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संज्ञा होती क्या है। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमें इन शब्दों में से नाम ढूंढने हैं। वो नाम चाहे व्यक्ति का हो, चाहे स्थान का हो, जाति का हो, समूह का हो या फिर भाव या अवस्था का हो। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला शब्द दिया है मेरा। मेरा सर्वनाम शब्द है। उसके बाद लिखा है राम। राम ये नाम है। नाम है तो ये क्या है? संज्ञा है। उसके बाद है लिखना। लिखना क्रिया है। उसके बाद है बचपन। बचपन क्या है? एक अवस्था का नाम है, तो इसलिए ये क्या है? संज्ञा शब्द है। उसके बाद है सेना। ये भी संज्ञा है। उसके बाद है हम। हम सर्वनाम है। कौन, कौन भी सर्वनाम है। लड़का ये संज्ञा शब्द है। बस ये भी संज्ञा शब्द है। तुम ये सर्वनाम शब्द है। तो इस प्रकार हमने जो जो संज्ञा शब्द छांटे हैं वो कौन कौन से हुए? एक हुआ राम, उसके बाद बचपन, उसके बाद सेना, उसके बाद लड़का और फिर बस। ये संज्ञा शब्द हैं। इस गतिविधि को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। क्या था प्रश्न कि नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से देखें और संज्ञा शब्द छांटें। तो इनमें से हमने जो जो संज्ञा शब्द छांटी हैं वो है राम, बचपन, सेना, लड़का और बस। ये संज्ञा शब्द थे इन शब्दों में से। अब हम गतिविधि नंबर 2 करेंगे।
गतिविधि नंबर 2 में ये एक चित्र दिया हुआ है। हमें ध्यानपूर्वक इसको देखकर अपनी कल्पना से इसका वर्णन करना है कि इस चित्र में क्या क्या है। तो सोचो इसमें क्या क्या है, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये एक मेले का चित्र है जिसमें अनेक झूले लगे हुए हैं। आप सभी मेले में गए होंगे, आपने देखा होगा। यहाँ पर बहुत भीड़ है। मेले में और क्या क्या मिलता है, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, खिलौने मिलते हैं, आइसक्रीम मिलती है। बच्चे कोई छोटे झूले में झूलना पसंद करता है तो कोई बड़े झूले में झूलना पसंद करता है, कोई आइसक्रीम खाना पसंद करता है। तो लड़कियां अपने लिए गुड़िया और इस प्रकार के खिलौने लेते हैं, लड़के अपने लिए गन लेते हैं। और इस तरह से हर व्यक्ति मेले में जाकर अपनी मनपसंद सामान खरीदता है और इस प्रकार सभी बच्चे और बड़े मेले का आनंद उठाते हैं। इसके बारे में जो मैंने लिखा है वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। इस चित्र को देखकर मैंने लिखा है कि इस चित्र में मेले का दृश्य दिखाया गया है। इस मेले में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। मेले में बच्चों व बड़ों के लिए बहुत सारे झूले हैं। इसमें अनेक प्रकार के खिलौने और खाने पीने की वस्तुएं हैं तथा सभी लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे हैं और मेले का आनंद ले रहे हैं। ये थी हमारी गतिविधि नंबर 2। अब हम गतिविधि नंबर 3 करते हैं जिसका दक्षता कोड है 804। प्रश्न दिया गया है कि उचित मिलान कीजिए। सबसे पहले क्या दिया है, देश की रक्षा करने वाला। तो इनमें से देखो, क्या वो मूर्तिकार होता है, क्या खिलाड़ी होता है, क्या शिक्षक होता है या सैनिक होता है। तो देश की रक्षा करने वाला कौन होता है, सैनिक होता है। दूसरा वाक्य है पढ़ाने वाला। अब पढ़ाने वाला मूर्तिकार नहीं होता, खिलाड़ी नहीं होता, कौन होता है, शिक्षक होता है। तो पढ़ाने वाला कौन है, शिक्षक। तीसरा है मूर्तियां बनाने वाला। तो मूर्तियां बनाने वाला कौन होता है, मूर्तिकार। अगला है खेलने वाला। तो खेलने वाला कौन होता है, खिलाड़ी। ये थी हमारी गतिविधि नंबर 3 जिसमें हमें क्या करना था, उचित मिलान करना था। एक तरफ वाक्यांश दे रखा था और दूसरी तरफ उनके लिए एक शब्द दे रखा था। हमें उन दोनों का उचित मिलान करना था। एक बार इस गतिविधि को दोबारा से कर लेते हैं। प्रश्न क्या था, उचित मिलान कीजिए। इसमें एक तरफ क्या दे रखा था, एक तरफ वाक्यांश दे रखे हैं और दूसरी तरफ शब्द दे रखे हैं। तो हमें वाक्यांश को उन शब्दों से मिलाना है। तो पहला वाक्य क्या था, देश की रक्षा करने वाला, कौन होता है, सैनिक। दूसरा था पढ़ाने वाला, कौन होता है, शिक्षक। तीसरा था मूर्तियां बनाने वाला, कौन होता है, मूर्तिकार। और अंतिम था खेलने वाला, कौन होता है, खिलाड़ी। इस प्रकार हमारी गतिविधि नंबर 3 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 4 करेंगे जिसका दक्षता कोड है 814। प्रश्न क्या दिया है, नीचे दिए गए शब्दों की उचित भाववाचक संज्ञा चुनकर गोला लगाएं। भाववाचक संज्ञा बनाने या छांटने का एक नियम है। वो क्या नियम है, ता, त्व, पा, पन। ता, त्व, पा, पन लगाएं, भाववाचक संज्ञा बनाएं। आप इस बात को याद कर लें। क्या बताया है मैंने कि ता, त्व, पा, पन लगाएं, भाववाचक संज्ञा बनाएं। यानी जिन शब्दों के अंत में ता, त्व, पा, पन अगर ये मिल जाता है तो वो कौन सी संज्ञाएं होती हैं, वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो अब हम इस प्रश्न को करते हैं। इसमें पहला शब्द दिया है मनुष्य। मनुष्य का भाववाचक संज्ञा बनेगी मनुष्यता। दूसरा शब्द दिया है बच्चा। बच्चा की भाववाचक संज्ञा बनेगी बचपन। फिर दिया है अपना। अपना की भाववाचक संज्ञा बनेगी अपनापन।
उसके बाद दिया है बूढ़ा, बूढ़ा की भाववाचक संज्ञा बनेगी बुढ़ापा। अब हम इस गतिविधि को एक बार फिर से कर लेते हैं। प्रश्न क्या था कि दिए गए शब्दों की उचित भाववाचक संज्ञा चुनकर गोला लगाएं। तो मनुष्य की भाववाचक संज्ञा होगी मनुष्यता, बच्चा की भाववाचक संज्ञा होगी बचपन, अपना की भाववाचक संज्ञा होगी अपनापन और बूढ़ा की भाववाचक संज्ञा होगी बुढ़ापा। और ये नियम हमेशा ध्यान रखना कि तात्व पापन लगाएं, भाववाचक संज्ञा बनाएं। इसी के साथ हमारी गतिविधि नंबर 4 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 5 करेंगे जिसका दक्षता कोड है 815। प्रश्न क्या दिया गया है गतिविधि नंबर 5 में, नीचे दिए गए शब्दों में से पुनरुक्त शब्द छांटकर लिखिए। पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं? एक जैसे कोई भी शब्द है उसी के समान दूसरा शब्द हो, बिल्कुल सेम टू सेम। तो अब हम इन दिए गए शब्दों में से पुनरुक्त शब्द छांटेंगे। देखो, पहला है इधर उधर, तो क्या सेम है? नहीं। 2 4 क्या सेम है? नहीं। अभी अभी, जी हां, ये बिल्कुल सेम है, अभी अभी। तो ये क्या है? पुनरुक्त शब्द है, अभी अभी। आगे है वाह वाह, ये भी क्या है? सेम शब्द है, तो इसलिए ये भी क्या है? पुनरुक्त शब्द है। क्या? वाह वाह। उसके बाद है आओ आओ, ये भी क्या है? पुनरुक्त शब्द है, क्योंकि सेम शब्द की दोहराई है। आओ आओ। उसके बाद क्या है? मरहम पट्टी, ये पुनरुक्त शब्द नहीं है। तो हमने इसमें से पुनरुक्त शब्द छांटे, वो कौन कौन से मिले? अभी अभी, वाह वाह, आओ आओ। एक बार इस गतिविधि को दोबारा से कर लेते हैं। क्या दिया गया है गतिविधि नंबर 5 में कि दिए गए शब्दों में से पुनरुक्त शब्द छांटकर लिखें। तो इसमें से पुनरुक्त शब्द हमने छांटे, वो कौन कौन से मिले? अभी अभी, वाह वाह, आओ आओ। तो इस गतिविधि में हमने पुनरुक्त शब्द छांटे हैं। अब हम गतिविधि नंबर 6 करेंगे जिसका दक्षता कोड है 812। इसमें क्या दिया गया है? नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सबसे आसान होता है कि प्रश्न भी सामने और उत्तर भी सामने। हमें सबसे पहले इस पद्यांश को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद नीचे जो ये प्रश्न दे रखे हैं इनके हम जवाब देंगे। अब हम पद्यांश को पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। सारे गांव में उसे कौन सा आदमी सबसे ज्यादा पसंद था? बदलू। क्यों? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। क्या बनाकर देता था उसको? लाख की सुंदर सुंदर गोलियां। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। ये हमारा पद्यांश था। अब हम नीचे प्रश्नों को पढ़ते हैं और फिर इनका उत्तर देते हैं। प्रश्न 1 है, सारे गांव में लेखक को कौन अच्छा लगता था? तो हमने पहली लाइन में पढ़ा कि सारे गांव में बदलू मुझे यानी लेखक को सबसे अच्छा आदमी लगता था। तो यहां क्या आएगा? बदलू। क्यों अच्छा लगता था बदलू उसको? क्योंकि लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। प्रश्न 2 क्या है? लेखक को कहां जाने का बड़ा चाव था? यह भी हमने इस पद्यांश में पढ़ा है कि मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था। तो लेखक को कहां जाने का चाव था? मामा के गांव। और क्यों जाने का चाव था? क्योंकि वहां बदलू नाम का आदमी उसको लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। प्रश्न 3 क्या है? गोलियां शब्द का वचन बदलकर लिखें। गोलियां
गोलियां शब्द जो है वो बहुवचन है, यानी एक से ज्यादा वस्तुओं का बोध करवाता है। हमें क्या करना है, हमें इसका एक वचन बनाना है। तो एक वचन बनाएंगे तो गोलियां का एक वचन क्या बनेगा, गोली। प्रश्न नंबर 4 क्या है, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, संबंध कारक या अधिकरण कारक। सारे गांव में या पर, अधिकरण कारक। तो इसका उत्तर क्या हुआ, अधिकरण कारक। इस गतिविधि को एक बार हम फिर से कर लेते हैं। हमने पद्यांश पढ़ा और उसके आधार पर इन प्रश्नों के जवाब देंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या था, सारे गांव में लेखक को कौन अच्छा लगता था। तो उत्तर क्या है, बदलू। दूसरा प्रश्न था, लेखक को कहां जाने का बड़ा चाव था। उत्तर है मामा के गांव। प्रश्न 3 है, गोलियां शब्द का वचन बदलकर लिखें। तो उत्तर क्या आ जाएगा, गोली। और अंतिम प्रश्न था, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, संबंध या अधिकरण। तो इसका सही उत्तर है अधिकरण। और इसी के साथ हमारी ये गतिविधि समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 7 करते हैं, जिसका दक्षता कोड है 814। प्रश्न क्या है, नीचे लिखे शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। समास क्या होता है, शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। शब्द क्या दे रखे हैं, इधर उधर, शादी विवाह। तो इधर उधर और शादी विवाह दोनों में ही द्वंद्व समास है। अब ये द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान हों, वो द्वंद्व समास होता है। और इन दोनों में ही दोनों पद प्रधान हैं, इधर उधर में भी और शादी विवाह में भी। इसलिए यहां क्या है, द्वंद्व समास है। एक बार इस गतिविधि को दोबारा से कर लेते हैं। 7वीं गतिविधि का प्रश्न क्या था कि नीचे लिखे शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम बताएं। शब्द दिए गए थे इधर उधर और शादी विवाह, और हमने बताया कि इन दोनों में ही द्वंद्व समास है, क्योंकि ये दोनों पद प्रधान हैं। इधर उधर दोनों पद प्रधान हैं, शादी विवाह ये भी दोनों पद प्रधान हैं। इस कारण यहां क्या है, दोनों में ही द्वंद्व समास है। अब हम गतिविधि नंबर 8 करेंगे, जिसका दक्षता कोड है 805। प्रश्न दे रखा है, नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला वाक्य है, पिता का छोटा भाई, यहां फिर खालिस्तान है, कहलाता है, और इसके सामने लिखा हुआ है मामा या चाचा। तो पिता का छोटा भाई क्या कहलाता है, चाचा। तो यहां खालिस्तान में क्या आ जाएगा, चाचा। दूसरा वाक्य है, मां के भाई को क्या कहते हैं, मामा या चाचा। तो यहां क्या आएगा, मामा। तो मां के भाई को क्या कहते हैं, मामा। अगला वाक्य था, मां की मां क्या कहलाती है। तो मां की मां क्या कहलाती है, नानी या दादी। सही उत्तर क्या है, नानी, क्योंकि पापा की जो मां होती है वो दादी होती है, और मां की मां क्या होती है, नानी होती है। अगला वाक्य था, पिता की बहन क्या कहलाती है, चाची या बुआ। तो ये क्या है, बुआ कहलाती है। पिता की बहन क्या कहलाएगी, बुआ। इस प्रकार ये वाक्य हमने सामने दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांटकर पूरे किए। एक बार इस गतिविधि को दोबारा से देख लेते हैं। क्या थी गतिविधि नंबर 8, नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करें। पहला वाक्य क्या था, पिता का छोटा भाई चाचा कहलाता है। दूसरा वाक्य क्या था, मां के भाई को मामा कहते हैं।
अगला वाक्य क्या था? माँ की माँ नानी कहलाती है। अगला वाक्य, पिता की बहन बुआ कहलाती है। यहां हमने अलग अलग रिश्तों के बारे में जाना और इसी के साथ गतिविधि नंबर 8 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 9 करते हैं, जिसका दक्षता कोड है 815। प्रश्न क्या दिया है? दिए गए शब्द के लिए सही अर्थ वाले शब्द का चुनाव करके आगे लिखिए। इसमें शब्द दिए हुए हैं और इसके सामने 3-3 ऑप्शन हैं। हमें क्या करना है? इन शब्दों का इसके सामने दिए गए शब्दों में से एक सही अर्थ का चुनाव करना है। पहला शब्द क्या है? चाव। चाव का अर्थ क्या है? हम तीनों अर्थ पहले पढ़ते हैं, घृणा, चाह, चलन। तो इसका सही उत्तर हमें पता है क्या आएगा? चाव का अर्थ है चाह। दूसरा शब्द क्या था? नाजुक। नाजुक का क्या अर्थ है? कठोर, चाबुक या कोमल। तो नाजुक का अर्थ है कोमल। अगला वाक्य है कसर। कसर का क्या अर्थ है? कम, कमी, कसना। तो कसर का अर्थ है कमी। तो इस तरह से पहले वाक्य में चाव का अर्थ क्या हुआ? चाह। दूसरे में नाजुक का क्या अर्थ हुआ? कोमल। अगले में कसर का क्या अर्थ हुआ? कमी। एक बार इस गतिविधि को फिर से कर लेते हैं। प्रश्न क्या था? दिए गए शब्द के लिए सही अर्थ वाले शब्द का चुनाव कर आगे लिखिए। पहला शब्द था चाव। हमने इन तीनों में से छांटकर क्या लिखा है? चाह। दूसरा शब्द क्या था? नाजुक। नाजुक का सही अर्थ क्या है? कोमल। अगला शब्द क्या था? कसर। कसर का सही अर्थ क्या है? कमी। तो इस प्रकार इस गतिविधि में हमने कठिन शब्दों के अर्थ ढूंढे। अब हम इस पाठ की अंतिम गतिविधि, गतिविधि नंबर 10 करते हैं, जिसका दक्षता कोड है 814। प्रश्न क्या दिया है? नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों को छांट कर लिखिए। अब बात आती है कि उपसर्ग क्या होते हैं। क्या होते हैं बेटा उपसर्ग? वे शब्दांश, यानी शब्द के अंश होते हैं ये वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को या तो बदल देते हैं या नया शब्द बना देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं यहां क भाग में क्या दिया गया है? अतिरिक्त शब्द दिया है। तो इसमें रिक्त तो मूल शब्द है और अति इसमें क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। दूसरा शब्द है संसार। संसार में क्या है? सार तो मूल शब्द है और सम इसमें क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। इसी प्रकार आकार शब्द है, इसमें कार मूल शब्द है और आ जो है उपसर्ग है। तो इस प्रकार इन तीनों शब्दों में हमने क्या छांट दिए? उपसर्ग छांट दिए कि अतिरिक्त में अति उपसर्ग है, संसार में सम है और आकार में आ है। इस अंतिम गतिविधि को एक बार फिर से कर लेते हैं। क्या प्रश्न दिया है गतिविधि नंबर 10 में कि दिए गए शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग को छांटिए। इन्होंने शब्द दे रखे हो, इसमें से उपसर्ग छांटना है। उपसर्ग मैंने आपको बताया कि क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द से आगे जुड़कर या तो उसके अर्थ को बदल देते हैं या फिर एक नया शब्द बना देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। यहां हमारे जो तीनों शब्द हैं इनमें क्या किया है कि अतिरिक्त में तो क्या था? रिक्त शब्द था और उसमें अति उपसर्ग लगा हुआ है। संसार में क्या था? सार शब्द है और इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है। आकार में क्या था?
कार शब्द था और आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस प्रकार इस गतिविधि में हमने उपसर्गों को किसी भी शब्द से अलग करना सीखा, यानी उस शब्द में से मूल शब्द को हमने अलग कर दिया और उपसर्ग को अलग कर दिया। और इसी के साथ लाख की चूड़ियां पाठ की सभी गतिविधियां समाप्त हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो लाभदायक रहेगी।